नमस्कार साथियों, हरदंदी कहीं के यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज इस मनोरम दृश्य के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। सामने सूरज भगवान पूरी अपनी आभा के साथ इस सर्द मौसम में एक गर्म जोशी के साथ हमारा स्वागत कर रहे हैं और पीछे ये सरसों की जो पीली चादर बिछी हुई है ये भी अपनी एक मनोरम छटा को प्रदर्शित कर रही है। इसी बीच में ये एक सुंदर दृश्य खेती किसानी का हमें देखने को मिलता है और पिछले 3 महीनों से खेती किसानी को लेकर देश की आबोहवा कुछ गर्म हो चली है। कुछ बातें गली गली मोहल्ले और टीवी पे और ड्राइंग रूम की बैठकों में होती रहती हैं कि खेती किसानी को लेकर और उससे जुड़े जो 3 कानून सरकार विधेयक लाई है उसके लिए बातचीत होती रहती है। कोई पक्ष में है, कोई विपक्ष में है, कोई सरकार के साथ है, कोई विपक्ष के साथ है और एक सर्द मौसम को भी एक गर्माहट देती हुई हलचलें पैदा हो रही हैं। उसमें कुछ समझ में आता है और कुछ समझ में नहीं आता। इसी चीज़ को समझने के लिए कि ये वास्तव में ये जो किसान बिल करके पूरा एक शोर मच रहा है, ये क्या है और किसान आंदोलन क्या है, ये इसके पीछे की सोच क्या है और क्या इसके कारण है कि कुछ लोग अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के चारों तरफ इकट्ठे हो चुके हैं। ये जो गर्मजोशी का माहौल पूरे देश में चल रहा है और किसान आंदोलन करके बातें हो रही हैं, इसी को जानने समझने के लिए कि ये 3 एक्ट क्या कह रहे हैं, ना किसी पक्ष में खड़े होके ना किसी विपक्ष में खड़े होके एक एक्ट को तथ्यों के साथ, उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ समझने की हम कोशिश कर रहे हैं और आपके सामने प्रस्तुत करने का एक प्रयास कर रहे हैं। ये सबसे पहले तो ये जान लें कि ये एक किसान बिल एक नहीं है, ये 3 एक्टों का एक समावेश है, जिसमें पहला एक्ट द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 है और दूसरा है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। इन्हीं को जोड़ते हुए तीसरा फिर एक्ट आ जाता है द एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020। इन तीनों को मिलाकर किसान बिल एक जनधारणा ये बन जाती है कि किसान बिल कुछ पास करा है गवर्नमेंट ने और उसका कुछ विरोध हो रहा है कुछ किसानों द्वारा और कुछ किसानों द्वारा उसका समर्थन हो रहा है और ये सभी चीज़ें चल रही हैं। तो इसको तथ्यों के साथ समझने के लिए हमारा एक प्रयास है कि हम गाजियाबाद ज़िले के आसपास कुछ ऐसे हमारे लोग हैं, जागरूक लोग हैं, समाज में सक्रिय लोग हैं जिनका सरोकार खेती किसानी से भी भरपूर रहा है और जो आधुनिक भारत के विकास में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हमारा यह प्रयास रहेगा कि भविष्य में हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते रहें और समझते रहें कि क्या खेती किसानी की समस्याएं रही हैं, क्या इन एक्टों के आने से पहले समस्याएं थीं और क्या इन एक्ट के आने के बाद वो समस्याओं का निस्तारीकरण होगा और क्या अगर कुछ कमी है तो वो कमी क्या है और कुछ सुधार हैं तो वो सुधार क्या है। कोशिश यह रहेगी कि हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ सही लोगों से वार्तालाप स्थापित करें और जानने की कोशिश करें कि वास्तविक वस्तु स्थिति क्या है। इसी संदर्भ में आज हमारे साथ हैं श्रीमान नरेंद्र नागर जी, जो गाजियाबाद क्षेत्र में आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में जाने जाते हैं और आरटीआई से प्राप्त सूचनाओं द्वारा जन जागरण करते हैं या समस्या का निराकरण करते हैं। वो पिछले कई दशकों से, पिछले कई पीढ़ियों से खेती किसानी से भी जुड़े हुए हैं और आज आधुनिक भारत के विकास में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं प्रस्तुत विषय पे। नागर जी, आपका हरदंदी का जी नमस्कार प्रशांत जी। नागर जी, ये 3 बिल निकले हैं, पिछले 3 महीने से बहुत चर्चाएं चल रही हैं, गर्मजोशी है समाज में। तो आप इन तीनों बिलों को किस नज़रिए से देखते हैं? प्रशांत जी, ये जो 3 किसान बिल पास हुए हैं इस पे मैं एक एक करके तीनों बिलों के बारे में जो एक्ट प्रोविज़न है उस पे भी और इनका क्या किसान के ऊपर असर पड़ने वाला है और इसमें किसानों का क्या पक्ष है और सरकार का क्या पक्ष है, इसी पे मैं अपनी बात रखूँगा। पहला जो बिल है जिसके बारे में आपने बताया वो एक तरह से फ्री ट्रेड की आज़ादी देता है किसान को, कि किसान अब तक ये था कि कोई भी किसान है वो अपनी मंडी में जाके उस माल को बेचता था, जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा APMC हर स्टेट में सरकार द्वारा बनाई हुई हैं, वहाँ पर आड़ती होता है, उसको वो जाके माल देता था। आड़ती और किसान का रिश्ता क्या है, वो इस तरह का था कि जब कभी भी किसान को ज़रूरत पड़ती है तो वो
उससे पैसे की मदद भी लेता था, उससे बीज की मदद भी लेता था और अपना जो भी खेती से जो उसे पैदा होता था उसको वहाँ जाके बेचता था। अब सरकार ने कहा है कि चूँकि अब मंडी के ऊपर जो टैक्स होता था उसको भी इस एक्ट में ख़त्म कर दिया है। कोई भी सरकार कोई भी टैक्स नहीं लेगी इसके ऊपर, मंडियाँ रहेंगी, इस तरह की बात कही गई है। और इसके साथ साथ जहाँ वो चाहे वो बेच सकता है उसको, चाहे वो स्टेट के अंदर भेजे, चाहे दूसरे ज़िले में जाके बेचे या कहीं भी जाकर उसको बेच सकता है। अब उसमें सवाल ये है कि जो किसानों का ये है कि मुझे रेट कहीं मिलता नहीं। आपने तो कह दिया कि ठीक है आप इसको बेच जहाँ चाहें बेच दें, लेकिन सवाल जो किसान ये कर रहा है कि मुझे रेट कहाँ मिल रहा है, मुझे ये तो बताओ, मैं कहाँ जाके बेचूँ उसको। सपोज यहाँ 1100-1900 रुपये अगर गेहूँ बिक रहा है और मद्रास में वो 2100 बिक रहा है, तो वहाँ जाके वो कैसे बेचेगा उसको? उसमें जाने में भाड़ा भी लगता है, उसमें जाने में उसके संसाधन भी खर्च होते हैं, तो ये एक व्यवहारिक पक्ष नहीं है। दूसरा जो बात की गई है कि MACP का इस एक्ट में कोई जिक्र नहीं है। अगर आप पूरे इस एक्ट को पढ़ें तो MACP शब्द का कहीं एक जगह भी आपको उसका जिक्र नहीं मिलेगा। सरकार उस पर कहती है चूँकि MACP एक्ट का भाग नहीं था और वो जैसे है वैसे चलता रहेगा। ये दोनों बातें जो हैं थोड़ा विरोधाभासी हैं। MACP अगर आप आज की स्थिति देखें तो जो सरकार 23 जिन्स के ऊपर MACP जो डिक्लेयर करती है उसमें खरीदारी नहीं हो पाती है। सरकार टोटल जो जिन्स पैदा होते हैं उसमें से केवल 8% लगभग वो MACP की दर पे बिकता है और बाकी 92% जो किसान की जो उपज है वो MACP पे नहीं मिल पाती। मतलब उसको यह है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसान कहता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, आप कोई ऐसा प्रोविज़न करें जिससे कि किसान की फसल को कोई भी उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम पे ना खरीदे। सरकार इस पे तैयार नहीं है। सरकार ने 2005 में एक एफिडेविट भी दिया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें कहा था कि भाई हम लोग इस तरह की कोई एफिडेविट नहीं दे सकते कि भाई MACP या इससे ऊपर या जो इस पे हम खरीदने की कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं। सारा पेज मूलतः यहीं फंसा हुआ है यहाँ, क्योंकि पैसा मिलता नहीं है। अभी जब किसानों की बात हुई तो किसानों ने बात रखी कि साहब बस आप इतना कर दीजिए कि हमसे चाहे सरकार खरीदे या कोई भी प्राइवेट पार्टी खरीदे, उसके लिए आप एक MACP निर्धारित जो करते हैं, आप घोषणा तो कर देते हैं, लेकिन 8% लोगों की, किसानों की जो उपज है वो तो उस पर बिकती है, 92% को उससे आधे दाम पर बेच के आता है। तो इस वजह से खेती घाटे का सौदा हो गई है और किसान आत्महत्या करने के ऊपर मजबूर हो रहे हैं। नागर जी, जैसे कि आप कई पुश्तों से खेती किसानी को देख रहे हैं और आपके अनुभव भी रहे हैं खेती किसानी की तरफ से, तो क्या आप अनुभव करते हैं कि भारत में खेती किसानी और वो भी कि NCR या उसके आसपास की खेती किसानी, क्या चैलेंजेस थे इस एक्ट से पहले और इस एक्ट के बाद उसके चैलेंजेस में क्या कमी आई है या बढ़ोतरी आई है? देखिए, निश्चित रूप से शुरू से ही किसान का शोषण हुआ है। किसान को कभी भी उसके दाम नहीं मिले हैं और किसान की लड़ाई अपने मेहनत का हक मांगने की लड़ाई है। अपना जो उसने दाम या जो उसकी मेहनत और लागत लगी है कम से कम वो निकल के आए और उसके ऊपर कुछ ना कुछ उसको मुनाफा हो। इसके लिए किसान हमेशा से संघर्ष करते रहे हैं। लेकिन ये जो कानून आए हैं इसमें भी ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि कल को कॉरपोरेट या कोई भी ट्रेडर उसको किस रेट पे खरीदेगा, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात नहीं है। जी, जब आप अपना खेती करते रहे और खेती के बाद जो आपकी उपज रहती थी, तो आपका कोई ऐसा अनुभव है खरीदने और बेचने से संबंधित जो आपको लगता है कि किसानों का शोषण हुआ है या किसानों को अपनी उपज का सही रेट नहीं मिला है? हमेशा से ही रहा है ये तो, क्योंकि सरकार ने तो APMC करके एक APMC में सिर्फ घोषणा होती है। APMC में मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, सॉरी, APMC जो है वो तो एक समझिए कि जितने भी आड़ती हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था। जो भी ट्रेड हो वो मंडी क्षेत्र के दायरे के अंदर हो, तो उस तरह से मंडी एक्ट के तहत तो मंडियाँ बनाई गई, हर शहर में नवीन मंडियाँ बनाई गई। लेकिन उसके बावजूद भी किसान को उसका वाजिब दाम नहीं मिल पाया है आज तक। और जो किसान सालों से संघर्ष कर रहा है सिर्फ अपने वाजिब दाम के लिए, वो अपने हक चाहता है, उसको हक नहीं मिल पा रहा है। और ये जो कानून आया है ये भी इस बात को गारंटी नहीं कर रहा है कि उसको उसकी वाजिब दाम मिले, उसकी जो फसल है उसका।
बस ये इसी बात। कैसे सुनिश्चित होता है कि वाजिब दाम क्या हो, किसी भी फसल का देखिए वाजिब वाजिब क्या दाम है? तो ये है कि एक आदमी है, कोई किसान है, अगर कोई उसमें उसकी कितनी लेबर लगी है, उसमें कितना बीज लगा है, उसमें फर्टिलाइज़र है, उसमें केमिकल्स हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स हैं, जी इन सब के बाद जी उस पर कम से कम उसको एक वाजिब मुनाफा मिलना चाहिए। जी इतना दाम तो तय होना चाहिए और वही लगभग MSP होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जी। तो इसकी गारंटी सरकार को कम से कम देनी चाहिए, जो कि सरकार MSP घोषित तो करती है लेकिन 7 या 8% से ज़्यादा उस पर ख़रीदारी नहीं हो पाती है। बाकी ज़्यादातर किसान आज भी और इसके कानून आने के बाद भी जी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उनको MSP मिल पाएगा। जी यही उनकी मांग है कि कम से कम उसमें एक लॉ प्रोविज़न ये हो कि इससे कम पे ना खरीद की जाए। जैसे आपने कहा कि MSP होती है, सरकार घोषित भी करती है और 6 से 7% ही खरीदारी हो पाती है, तो इसके पीछे के क्या कारण है? कारण बहुत सारे हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि किसान के पास में होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है। जी किसान के पास पैसा नहीं होता कि वो अपनी फसल को 4-6 महीने रोक सके अपने घर में। जी किसान को जैसे ही फसल तैयार होती है, जी जो कि उसने ब्याज के लिए कर्ज लिया हो, बीज के लिए कर्ज लिया होता है, फर्टिलाइज़र के लिए लिया होता है, घर में बच्चे हैं, शादी है, शिक्षा है उनकी, उन सब के लिए जैसे ही फसल आती है वो उसको लेके मंडी में जाता है और मंडी में एकदम ज़्यादा फसल आवक से उन दिनों रेट बहुत नीचे गिर जाते हैं और उस पर बेचने के लिए मजबूर है। अगर किसान इतना संपन्न हो कि अपनी वो फसल को रोक सके 6 महीने, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छे रेट पे बेच सकता है। क्योंकि अभी मैंने देखा कि हर फसल में आप देखिए, आलू 10 रुपये किलो, 8 रुपये किलो खरीद के और वो हम लोग 60 रुपये किलो तक खरीदते हैं। तो ये 8 रुपये में बेच के किसान तो चला गया। जी 8 से 60 रुपये होने में जो लोग, जो ट्रेडर, जी जी जो व्यापारी उसका मुनाफा उठाते हैं, उसका कोई भी लाभ किसान को नहीं मिल पाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए, चूंकि आम आदमी तो 60 में भी खरीद रहा है और 8 में भी खरीद रहा है, उसके बीच में वो ये चाहता है कि कम से कम मुझे 15-20 रुपये का आप एक MSP की गारंटी दें कि मेरा इससे कम पे आलू ना बिके या इससे कोई भी जिनसे इससे कम पे ना बिके। ये मांग की मैं समझता हूँ कि बहुत जायज़ मांग है कि और इस पर कोई ना कोई कानून अवश्य होना चाहिए। मैं थोड़ा इसकी फैब्रिक को समझना चाहता हूँ MSP की। तो जैसे आपने कहा MSP घोषित हो जाती है, सरकार घोषित भी कर देती है और किसान जाता भी है मंडी में, लेकिन उसका MSP पे नहीं बिक पाता है। तो जब घोषित कर दी गई है तो क्या MSP पे क्यों नहीं बिक पाता है? देखिए किसान ये MSP सरकार ने घोषित कर दी और मार्केट चूंकि व्यापार में रेट जो है वो उस वक्त की हालात की कितनी फसल वहाँ पर आई मार्केट में, अगर कोई भी चीज़ है, किसी चीज़ के रेट कैसे गिरते हैं कि एकदम मार्केट में बहुत ज़्यादा अनाज आ जाए जब हमने तो रेट ड्रॉप हो जाएंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कोई उसको रोक ले तो रेट ज़्यादा हो जाएंगे। जी जी जी। तो ये मार्केट फोर्स तय करती हैं कि उस टाइम बेचने वाले कितने हैं। डिमांड एंड सप्लाई का सीधा फोर्सेस को रोकने के लिए डिमांड एंड सप्लाई का नियम है ये सीधा। मैं समझ गया हूँ। इन्हीं मार्केट फोर्सेस को रोकने के लिए तो ये टर्म आई है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। लेकिन उस पर सरकार ये आज भी, सपोर्ट प्राइस मतलब हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सरकार ने ना पहले सुनिश्चित कर पाई इस चीज़ को कि सारा इससे कम पे ना खरीदा जाए, और ना इस एक्ट में भी ऐसा प्रोविजन है जी 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 कि वही किसानों की मांग है कि आप एक ऐसा कानून लेके आए कि इससे कम पे कोई खरीदे ना हमसे। सिर्फ इतनी है लड़ाई। मैं और इसको समझना चाहता हूँ। मान लीजिए कि ये MSP पे घोषित हो जाता है, इस एक्ट में भी घोषित हो जाता है कि MSP पे और एक सर्टेन MSP, हालांकि जो मेरे पास आंकड़े हैं ये बताया जाता है कि 23 फसलों का घोषित करती है सरकार MSP, और उसमें भी गेहूं और धान को ही मुख्य रूप माना जाता है। बाकी की जो 21 फसलें हैं उनका कोई बातचीत भी नहीं होती है, उसको ध्यान भी नहीं दिया जाता। लेकिन मैं यहाँ दोबारा फिर आता हूँ कि MSP घोषित हो जाती है और सरकार अपना एक्ट में ले आती है कि ये मिनिमम जो भी बेचेगा उस पर फलाना चार्जेस लग जाएंगे। तो ये कैसे सुनिश्चित होगा जब पहले ही सुनिश्चित नहीं कर पाई कोई गवर्नमेंट कि MSP पे बिक रहा है या नहीं न्याय नहीं कर पाई किसानों से, तो आज की डेट में कैसे न्याय कर पाई? क्योंकि अभी तक कोई कानून, अभी तक ये कानून नहीं था कि इससे कम पे नहीं खरीदा जाएगा, इस वजह से सुनिश्चित नहीं हो पाया वो। अगर कोई ऐसा कानून होता कि MSP से कम पे नहीं खरीदा जाएगा तो निश्चित रूप से सुनिश्चित होता हो, लागू होता हो। ठीक है, ये कानून बनना चाहिए, ये बाध्यता नहीं थी अब तक। ठीक है, मैं इसको और समझना चाहता हूँ कि ये कानून मान लेते हैं हम बने ये, तो उसकी क्या धाराएं बननी चाहिए, कितना उसको परचेज, ये दंड परचेज वाले को दिया जाएगा या सेलर वाले को दिया जाएगा? नहीं, ये दंड किसी पे नहीं जाएगा। इसमें क्या है, आप सपोज प्याज का या आलू का ही उदाहरण लें कि किसान को 8 रुपये किलो बाजार में बेच के गया और उस 8 रुपये किलो को लेके जिस ट्रेडर ने उसको अपने गोडाउन में रखा
जी। उसने उसको 40 रुपये और 60 रुपये बेचा। तो ये मुनाफा जो एक सारा का सारा मुनाफा जी जो ट्रेडर ले जा रहा है, किसान की उसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर वो उसको 20 रुपये से खरीद के और उसको 30 या 35 में बेचेगा, मुनाफा उसको जब भी रहेगा। इससे सिर्फ एमएसपी लागू होने से जो ट्रेडर का अंधाधुंध मुनाफा है वो कम होगा, बाकी उसको नुकसान नहीं होने वाला। अभी हम ट्रेडर का पक्ष छोड़ देते हैं, अभी हम सिर्फ किसान की बात कर रहे हैं। उसको एमएसपी मिलनी चाहिए और ये बात बन जाती है कि एमएसपी हम देंगे। किसी भी XYZ कोई फसल है उस पर 10 रुपये एमएसपी आ गई और ये कानून भी बन गया कि जो भी एमएसपी से नीचे लेगा उसको फलाना ये दंड दिया जाएगा। तो ये कैसे सुनिश्चित हो, क्या दंड होने चाहिए? ये सुनिश्चित तो मैं आपको नहीं, एमएसपी पे बात बन गई है। तो अब ये जो एमएसपी ये ट्रेडर पे लागू होगा, जो दंड होगा वो जैसे 10 रुपये से मान लीजिए 9 रुपये कोई खरीदता है, मैं खरीद लेता हूँ 9 रुपये, 10 रुपये एमएसपी है, तो दंड आरोपित मेरे पे होगा या ट्रेडर पे होगा, जो सॉरी मान लीजिए किसान पे होगा? देखिए, अगर उसकी दाम कम कीमत पे वो बेचेगा नहीं, अगर वो बेचता है तो आपसी सहमति से अगर बेचते हैं तो उसमें तो कोई विवाद ही पैदा नहीं होता है कि अपने उसके लिए। लेकिन अगर उसको दाम नहीं मिलता है या वो कम खरीदता है और कोई इसकी कंप्लेंट करेगा तो निश्चित रूप से जो भी व्यापारी है उसके खिलाफ जो भी नियम सम्मत एक्शन होगा वो लिया जाएगा। ये आप सही कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत ही सुरक्षा के मापदंडों से देखा जाए तो एक सुरक्षा की भावना बनती है कि एमएसपी बनेगा तो कहीं ना कहीं सुरक्षा का बोध होगा किसानों को। कानून एमएसपी पे कानून बनेगा तो कहीं ना कहीं किसानों को सुरक्षा का बोध होगा। लेकिन हम जिस तरह से व्यापार देखते हैं, हिंदुस्तान का कल्चर देखते हैं व्यापार की, हिंदुस्तान की, बहुत सारा सामान जो होता है बिना बिल के, बिना उसके कैश में ख़रीदा जाता है या कैश में बेचा जाता है। तो इसमें कैसे, और कई बार भी जब भी हम देखते हैं कि बिलिंग भी होती है, अंडर बिलिंग का भी यहाँ पर हिंदुस्तान में बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलन है। जितना भी व्यापार आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में, जहाँ बिलिंग होती है, चाहे वो एक्साइज की बिलिंग हो, चाहे GST की बिलिंग हो, चाहे दूसरी तरह की बिलिंग हो, वहाँ अंडर बिलिंग बहुत चलती है। तो इन सब चीज़ों को जो लूप होल्स हैं उसको आप किस तरह से रोकेंगे? इसका तो एक ही तरीका है कि जो भी किसान को ट्रांजैक्शन हो वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन से हो और उसको चेक के द्वारा या NEFT के द्वारा वो पेमेंट जाए। जब वो पेमेंट जाएगा तो उससे तय हो जाएगा कि इनकी कितनी फसल थी और कितना पैसा इनको मिला है। तो अंडर बिलिंग और ओवर इनवॉइसिंग बहुत अच्छी बात कही, बहुत तरह से रोका जा सकता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन मैं आपका ध्यान यहाँ पर संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि आप अगर जो हिंदुस्तान की मार्केट में घूमेंगे तो बहुत सारी ट्रेडिंग्स होती हैं। उसमें एक ट्रेडिंग इलीगल ट्रेडिंग भी होती है जिसको कहते हैं इनवॉइस ट्रेडिंग, जिसमें एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि मैं इनवॉइस को आपको प्रोक्योर करवाऊंगा GST का, अगर आपकी 18% की है तो मैं आपको 9% दूंगा। और इस तरह का वो पूरा व्यापार है, वो इलीगल व्यापार है, लेकिन वो होता है। वो जिसके नाम पे बिल है और जिसने सेल करी है, दोनों के यहाँ ट्रांजैक्शन भी हो जाती हैं। वो ट्रांजैक्शन कैश में कन्वर्ट भी हो जाती है, कैश में कन्वर्ट होकर फिर चली भी जाती है और आपस में मुनाफा भी बढ़ जाता है। तो इस तरह की मानसिकता का जब ये देश है जहाँ पर आप लोगों ने सारी चीज़ें बना दी, तो यहाँ कैसे रोकेंगे? मान लीजिए मेरा और आपसे सौदा हो गया, किसान है आप, इसको कैसे रोक लेंगे आप? जी ऐसा है, इसमें अगर किसान को शोषण होता है तभी वो डिस्प्यूट लेके या अपना ग्रीवेंस लेके सरकार के पास जाएगा। अगर कुछ सहमति से हो रहा है उसे पकड़ना तो बहुत मुश्किल है। दूसरा ये है कि इसमें सरकार को ये देखना पड़ेगा कि इस तरह की चीज़ें, अगर ये समस्याएं हैं तो इस तरह किस तरह से सरलीकरण किया जा सकता है। तो सरकार इसको देखे और उसके लिए जो भी नीति सम्मत कोई कानून बनाने की या फिर मॉडलिटीज़ बनाने की ज़रूरत है उसको बनाए उसको। ये इसमें जैसे लूप होल नज़र आ रहा है, ये तो संभव है नहीं जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी हमारी भ्रष्ट चल रही है हिंदुस्तान में, और इस तरह से एकदम आई रखना हर ट्रांजैक्शन पे, ये भी संभव नहीं है। और न्याय भी, जो न्यायपालिका हमारी चल रही है, जो जिस स्तर पे चल रही है, तो मैं नहीं समझता कि बहुत आसानी से न्याय मिलेगा। तो इसके MSP को हटा के अगर वो ओपन मार्केट में आता है तो इसमें क्या बुराई है? ओपन मार्केट में वही बात हम कह रहे हैं कि ओपन मार्केट में ठीक है, अभी आएगा इसमें, लेकिन मिनिमम का कहीं ना कहीं एक पैमाना होना चाहिए। ओपन मार्केट में अगर उसको उससे कम मिले, मिनिमम तो कहीं रखना पड़ेगा ना आपको। मिनिमम प्राइस ये, अगर कोई 2 रुपये किलो खरीदने लगे, कल को बहुत ज़्यादा बम्पर पैदावार हो गई, जैसे लो आपने देखा कि गोभी अभी 1 रुपये किलो बिक रही थी। 1 रुपये किलो में तो उसकी लागत भी नहीं निकल रही है, लेकिन बम्पर पैदावार हो गई, खरीदार नहीं है उसको, तो क्या करेगा वो?
उसके पास दो ही विकल्प हैं, या तो उसको अपने खेत में ही तबाह कर दे। जी तो जब सरकार जब देखिए कोई भी सरकार कानून लेके आती है उसका असर होता है, और उसके असर के बाद एक सेंटिमेंट भी बनते हैं कि भाई इससे कम पे नहीं खरीदी जाएगी या इससे कम पे नहीं बिकेगी। हो सकता है कि कुछ गरज में कुछ लोग बेच दें, वो आपस की सहमति की बात है, उसमें नागर जी आप बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं और आरटीआई पे बहुत अच्छा काम करते हैं। तो कानूनों की तो धज्जियां उड़ते हुए हमने अपने देखी है, नहीं, उसके बावजूद भी हमें किस तरह से कुंद ये करा मानते गया हैं, हमने है ये बात मानते हैं कि कानूनों की हम देख धज्जियां रहे हैं। उड़ती हैं, लेकिन हमें कानून चाहिए फिर जी भी। कानून चाहिए, हम ऐसा लेकिन नहीं है कि कानून ऐसे होने चाहिए कि बिल्कुल फ्री होके हम लोग नहीं रह सकते कि जी, भाई लेकिन सब कुछ कानून स्वयं ऐसे छोड़ होने दिया चाहिए जाए। सहज हो, जो हर आदमी उसको सहज इसमें वरना एक वकीलों का जाल और सुप्रीम कोर्ट प्रशांत जी, हाई कोर्ट जो का जाल बन इसमें के ना रह जाए और वहाँ पर पता चला किसानों का और शोषण हो इस रहा है। एक्ट में एक जो सबसे बड़ा पॉइंट है जिसके ऊपर कि किसानों का बहुत ज़्यादा विरोध है, वो ये है कि इसमें किसान को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि वो अगर कोई समस्या है, अगर कोई उसकी ग्रीवेंस है, तो उसको लेके वो कोर्ट नहीं जा सकता है। इसमें उन्होंने एसडीएम को ये पावर दी है कि एक अपने अंडर एक कंसाइलेशन जी कमेटी बनाएगा और वो कमेटी जो है डिस्प्यूट को तय करेगी। जी